दोस्तों, स्वागत है आपका मूवी ज्ञान चैनल में। आज मैं आपके लिए जो सीरीज लेकर आया हूँ उसका नाम है कैसेंड्रा। ये एक बहुत ही धमाकेदार साइंटिफिक वेब सीरीज है। इस सीरीज में आप देखेंगे कि एक फैमिली जब एक नए घर में शिफ्ट होती है तो उन्हें वहाँ पर एक रोबोट मिलती है जो पहले तो उनके साथ भोली भाली बनकर रहती है, लेकिन फिर वो जल्दी ही अपना रंग दिखाना शुरू कर देती है और उस फैमिली की खून की प्यासी हो जाती है। ज्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी शुरू करते हैं। फर्स्ट एपिसोड में हम एक आदमी को देखते हैं जो टल्ली होकर ड्राइव कर रहा था। तभी उसे रास्ते में एक गाड़ी दिखाई देती है जिसका एक्सीडेंट हो गया था। उस गाड़ी को देखकर उसका सारा नशा उतर जाता है। फिर वो गाड़ी में फंसे लोगों की हेल्प करने के लिए उनके पास जाता है। पास जाने पर उसे पता चलता है कि ड्राइवर की तो मौत हो गई है, लेकिन पिछली सीट पर जो औरत और बच्चा था वो एकदम सही सलामत थे। उन्हें बस थोड़ी बहुत ही चोटें आई थी, इसलिए वो आदमी उन दोनों को उस गाड़ी से बाहर निकाल लेता है। गाड़ी से बाहर निकालते ही वो औरत उस आदमी को वहाँ से भागने के लिए कहती है और कहती है भागो वरना वो हमें मार डालेगी। फिर वो औरत एक रोबोट की तरफ उंगली करती है और ये सब कुछ उसी का करा धरा था। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। तभी हम एक फैमिली को देखते हैं जो कि आज अपने एक नए घर में शिफ्ट हो रहे थे। इस फैमिली में एक कपल और उनके दो बच्चे हैं। कपल का नाम है समायरा और डेविड और इनके दो बच्चे भी हैं। बच्ची का नाम है जूनो और बड़े बेटे का नाम है फिन। इनका नया घर काफी पुराना था। इस घर के अंदर एक काफी अजीब बात ये थी कि घर की सभी दीवारों में टीवी स्क्रीन लगी हुई थी। कोई भी कोना ऐसा नहीं था जहां पर उस टीवी की नजर ना जा सकती हो। फिर जूनो ऊपर जाती है जहां पर फिन और सैम घर के बारे में ही बात कर रहे थे। फिर समायरा उन दोनों को बताती है कि उनका ये नया घर एक स्मार्ट होम है जो हमारी हर काम में हेल्प करेगा। फिर फिन बेसमेंट में जाता है जहां पर काफी बड़े बड़े कंट्रोलर सर्वर रखे हुए थे जिनको चालू करने के लिए फिन वहां पर लगे एक लीवर को उठा देता है। फिर पूरे घर की बिजली ऑन हो जाती है। फिर वो ऊपर आता है जहां पर उसकी नजर उसी रूम में रखे हुए एक पुराने मॉडल के रोबोट पर पड़ती है जिसकी तारें टूटी हुई थी। फिर फिन जूनो के साथ मिलकर उस रोबोट को ठीक करने में लग जाता है। अब देखते ही देखते रात हो जाती है। उन्होंने रोबोट की सारी वायर्स तो जोड़ दी थी, लेकिन रोबोट अभी भी चालू नहीं होता, इसलिए वो सब सोने की तैयारी करने लगते हैं। फिर रात में डेविड और समायरा जूनो और फिन को गुड नाइट बोलकर खुद भी सोने के लिए चले जाते हैं। सोने से पहले समायरा एक फोटो को देखकर रोने लगती है। उस फोटो में दिख रही औरत का नाम कैथी था जो समायरा की बहन थी और वो अक्सर बीमार रहा करती थी, इसलिए समायरा उसे हमेशा अपने साथ रखती थी। लेकिन एक दिन उसने अपनी जिंदगी से तंग आकर सुसाइड कर ली और इस वजह से समायरा और डेविड ने वो घर छोड़ दिया ताकि सैम को उसकी बहन की यादें ना सताए। अब समायरा की बहन कैथी ने सुसाइड क्यों की थी ये हमें आगे पता चलेगा। फिर वो सब लोग सो जाते हैं। तभी फिन के रूम में रखे हुए रोबोट के अंदर से कुछ हरकत होने लगती है, जैसे कि उस रोबोट में जान आ गई हो। फिर उसके चेहरे पर लगी स्क्रीन पर एक औरत का चेहरा आ जाता है। फिर उसी औरत का चेहरा पूरे घर की स्क्रीन पर भी आने लगता है। घर में लगे हुए हर एक टीवी स्क्रीन पर उसी औरत का चेहरा दिखाई दे रहा था। फिर वो रोबोट फिन के रूम से बाहर निकलती है। ये रोबोट बिना छुए घर के दरवाजों को खोल और बंद कर सकती थी। इसका मतलब ये है कि ये रोबोट ही इस घर की स्मार्ट एआई असिस्टेंट है जो पूरे घर को कंट्रोल कर सकती थी। फिर वो रोबोट पहले तो पूरे घर को ध्यान से देखती है और जब उसको स्विमिंग पूल के पास एक चूहा दिखाई देता है तो वो तुरंत ही उसको पूरी तरह से कुचलकर उसको जान से मार देती है। फिर वो काफी भयानक तरीके से हंसते हुए सीधा जूनो के कमरे में जाती है, जिसको देखकर जूनो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। जूनो के चिल्लाने से परिवार के सब लोग भागकर उसके कमरे में पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें वहां पर बस वो रोबोट ही दिखाई देती है। फिर वो रोबोट सभी को खुद से इंट्रोड्यूस करती है और अपना नाम कैसेंड्रा बताती है, जिसको देखकर फिन काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो शुरुआत से ही चाहता था कि इस घर की एआई असिस्टेंट ठीक हो जाए। फिर कैसेंड्रा सभी को बताती है कि मैं जूनो को डराना नहीं चाहती थी, मैं तो बस उसको देखने के लिए आई थी। फिर वो सभी को हॉल में ले जाती है और सभी को अपने फीचर बताती है और बताती है कि वो घर के हर एक काम को कर सकती है, जैसे कि घर को साफ रखना और खाना बनाना वगैरह वगैरह। फिर वो उन सब को रात में उठाने के लिए सॉरी बोलती है, जिसके बाद सब लोग सोने के लिए चले जाते हैं। फिर सुबह होते ही कैसेंड्रा उन सब को गाना बजाकर उठाती है। फिर थोड़ी देर बाद जूनो पिछली रात में मरे चूहे को कैसेंड्रा के साथ ही उनके गार्डन में दफनाने के लिए जाती है। उस समय कैसेंड्रा जूनो के सामने ऐसे दिखाती है जैसे कि उसको भी चूहे की मौत के बारे में कुछ नहीं पता था। फिर जूनो चूहे के कब्र के ऊपर एक पत्थर रख देती है और घर के अंदर वापस चली जाती है। आज जूनो के स्कूल और फिन के कॉलेज का पहला दिन था, इसलिए डेविड जूनो को स्कूल और फिन को उसके नए कॉलेज में छोड़ने के लिए जाने लगता है।
लेकिन उस समय कैसेंड्रा समायरा के पीछे खड़ी होकर अपनी गर्दन को लंबा करके बच्चों को जाते हुए ऐसा देख रही थी जैसे कि वो उसके ही बच्चे हों। समायरा को ये सब देखकर अजीब लगता है, लेकिन वो इस पर अभी भी इतना ध्यान नहीं देती। उसे लगता है कि कैसेंड्रा काफी एक्टिव है, इसीलिए वो ऐसा कर रही है। थोड़ी देर बाद फिन अपनी नई क्लास में पहुंच जाता है और फिर टीचर उसको उसकी नई क्लास से इंट्रोड्यूस करवाती है। तभी क्लास में एक स्टीव नाम का लड़का भी आता है जो कि हमेशा स्कूल में लेट ही आता है और वो पढ़ाई में भी ध्यान नहीं देता, लेकिन फिन उससे अच्छे से बात करता है और उसे अपना दोस्त भी बना लेता है। दूसरी तरफ समायरा घर के स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रही थी और वो स्विमिंग के साथ साथ कैसेंड्रा से बातें भी कर रही थी। उस समय कैसेंड्रा गार्डन की घास काट रही थी। फिर समायरा स्विमिंग करके पूल से बाहर आ जाती है और टीवी स्क्रीन पर कैसेंड्रा को देखने लगती है। तभी कैसेंड्रा की घास काटने वाली मशीन का ब्लेड वहां पर रखे हुए पत्थर से टकरा जाता है जो कि उन्होंने सुबह ही रखा था। फिर उस मशीन का ब्लेड कांच तोड़कर घर के अंदर आ जाता है और समायरा को लग जाता है। ये सब देखकर कैसेंड्रा एम्बुलेंस को कॉल करने लगती है, लेकिन समायरा उसे ऐसा करने से रोक देती है क्योंकि उसको ज्यादा चोट नहीं आई थी। रास्ते में जाते वक्त समायरा डेविड को आज की घटना के बारे में डिस्कस करती है और डेविड को कहती है कि मुझे कैसेंड्रा कुछ अजीब सी लग रही है, शायद हमें उसके पुराने रिकॉर्ड्स चेक कर लेने चाहिए। लेकिन डेविड इन सभी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, इसलिए वो इस बात को टाल देता है। फिर वो दोनों पेरेंट्स मीटिंग में पहुंच जाते हैं और वहां जाने पर जूनो की टीचर उन दोनों को जूनो के बारे में बताती है। फिर टीचर बताती है कि आज जूनो का स्कूल में पहला दिन था, इसलिए वो क्लास में किसी से भी दोस्ती नहीं कर पाई और बिना दोस्तों के उसका स्कूल में भी मन नहीं लगेगा और ये छोटी छोटी चीजें पढ़ाई पर भी असर डालती हैं। इसलिए आप लोग मेरी बात मानो और उसका म्यूजिक क्लास में एडमिशन करवा दो, वहां पर उसको उसके ही जैसे नए दोस्त मिल जाएंगे। फिर मीटिंग खत्म होने के बाद वो दोनों घर वापस लौट आते हैं। घर लौटने के बाद समायरा डेविड को कहती है कि हम जूनो को अभी म्यूजिक क्लास ज्वाइन नहीं करवाएंगे क्योंकि जूनो म्यूजिक में अच्छा परफॉर्म नहीं करती और अगर ऐसे में किसी बच्चे ने उसका मजाक उड़ा दिया तो इस बात का उसके ऊपर गलत असर पड़ेगा और वो स्कूल से उतनी ही नफरत करेगी। अब डेविड ये बात जानता था कि जूनो को म्यूजिक बहुत पसंद है, इसलिए वो जूनो को म्यूजिक क्लास ज्वाइन करवाना चाहता था, लेकिन उसको समायरा की बात भी सही लग रही थी, इसलिए वो जूनो को म्यूजिक क्लास के बारे में कुछ भी नहीं बताता। लेकिन उन दोनों की ये सारी बातें कैसेंड्रा सुन लेती है। फिर वो कुछ सोचते हुए जूनो के कमरे में जाती है। उस समय जूनो अपना होमवर्क कर रही थी। फिर कैसेंड्रा जूनो से इस बारे में बात करने लगती है और उसे एक गाना सुनाने को कहती है। कैसेंड्रा के कहने पर जूनो भी उसको बेड पर नाच नाच कर अपना बेसुरा गाना सुनाने लगती है। फिर कैसेंड्रा उसके गाने की झूठी तारीफ करती है और बताती है कि तुम तो गाना बहुत अच्छा गाती हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे मॉम डैड तुम्हारे गाने को पसंद नहीं करते, इसीलिए तो वो तुम्हें म्यूजिक क्लास भी नहीं भेजना चाहते। दरअसल कैसेंड्रा जूनो को समायरा के खिलाफ भड़काना चाहती थी। फिर जूनो भी इस बात को कंफर्म करने के लिए अपनी माँ से म्यूजिक क्लास के बारे में पूछने लगती है। फिर उसकी माँ उसे क्लास ज्वाइन करवाने के लिए मना कर देती है। इस बात से गुस्सा होकर जूनो खाना छोड़कर चली जाती है, लेकिन फिर समायरा भी उसके पास आ जाती है और उसे प्यार से समझाने लगती है। फिर वो उसके उतरे हुए मुंह को देखकर उसे म्यूजिक क्लास ज्वाइन करने की परमिशन दे देती है और परमिशन मिलने पर जूनो बहुत खुश हो जाती है। फिर वो जूनो को सुलाकर अपने रूम में आ जाती है और वहाँ की सफाई करने लगती है। कमरे की सफाई करते वक्त उसे कमरे में एक प्रोजेक्टर और एक मिलता है। उस लिफाफे में उस घर के पुराने मालिकों का कुछ सामान पड़ा था। फिर समायरा नीचे हॉल में आ जाती है और शराब पीते पीते लिफाफे में पड़ी सीडीज को प्रोजेक्टर में डालकर देखने लगती है। उस सीडी में उस घर के पुराने मालिकों की फैमिली फोटोज थी, लेकिन इसमें एक बात अजीब थी कि फोटो में दिख रही औरत का चेहरा हूबहू कैसेंड्रा जैसा था, जिससे सैम को धोखा हो जाता है। फिर समायरा कैसेंड्रा से पूछती है कि हम लोगों से पहले इस घर में कौन रह रहा था और इस फोटो में दिख रही औरत का चेहरा तुम्हारे जैसा क्यों है। लेकिन कई बार पूछने पर भी कैसेंड्रा समायरा की किसी भी बात का जवाब नहीं देती। फिर समायरा प्रोजेक्टर को बंद करने के बाद सोने के लिए चली जाती है, लेकिन समायरा के जाते ही कैसेंड्रा प्रोजेक्टर को फिर से चालू कर देती है और आगे की फोटोज देखने लगती है। तभी प्रोजेक्टर स्क्रीन पर कैसेंड्रा की फैमिली फोटोज के साथ साथ उसकी दोस्त ब्रिगेड की भी फोटो आ जाती है, जिसको देखकर कैसेंड्रा को गुस्सा आ जाता है और उसके गुस्से की वजह से प्रोजेक्टर में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिससे पास में रखी हुई वाइन बोतल भी फूट जाती है और हॉल में आग लग जाती है। अपनी दोस्त की फोटो देखने की वजह से कैसेंड्रा को गुस्सा क्यों आया, ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। सेकंड एपिसोड में हम देखते हैं हॉल में आग लगने की वजह से
कैसेंड्रा फायर अलार्म ऑन कर देती है, जिसकी वजह से समायरा और डेविड डरकर जूनो और फिन को घर से बाहर ले जाते हैं। आग बुझाने के बाद सभी लोग हॉल में आते हैं और वहां पर डेविड को प्रोजेक्टर के साथ जली हुई फोटोज और शराब की बोतल भी दिखाई देती है। उसको लगता है कि ये आग समायरा की लापरवाही की वजह से लगी है, लेकिन समायरा को पता था कि ये आग कैसेंड्रा ने लगाई है ताकि कोई भी उसकी असलियत ना जान पाए। इसलिए वो डेविड को बहुत समझाती है, लेकिन डेविड तो उल्टा उसे ही गलत समझने लगता है। फिर समायरा उससे नाराज होकर अपने रूम में चली जाती है। अब कहानी पास्ट में जाती है। समय है 1971 का, जब कैसेंड्रा अपने पति होस्ट और अपने बेटे पीटर के साथ इसी घर में रहा करती थी। उस समय पीटर अपने घर के बाहर बारिश में भी फुटबॉल खेल रहा था। उसको बारिश में खेलते हुए देखकर होस्ट उसे ताना मारता है और कहता है कि इतनी प्रैक्टिस का क्या फायदा जब वो लोग तुम्हें टीम में खिलाते ही नहीं। दरअसल दोस्तों, होस्ट पेशे से एक साइंटिस्ट था, इसलिए उसकी कंपनी पीटर के कॉलेज को बहुत सारा डोनेशन देती थी और यही वजह थी कि होस्ट और उसकी कंपनी को खुश रखने के लिए कॉलेज वालों को जबरदस्ती पीटर को अपनी फुटबॉल टीम में रखना पड़ता था, लेकिन वो लोग पीटर को कभी भी नहीं खिलाते थे। इस ताने को सुनने की वजह से पीटर नाराज होकर चला जाता है। फिर कैसेंड्रा पीटर को संभालती है और उसे हर मैदान फतेह का डायलॉग चिपका देती है, लेकिन इस बात से पीटर और भी नाराज हो जाता है क्योंकि उसे फुटबॉल तो पसंद था ही नहीं, बल्कि वो तो डांसर बनना चाहता था, लेकिन अपने पिता के दबाव के कारण उसे फुटबॉल खेलना पड़ रहा है। फिर कैसेंड्रा उसे समझाती है और आगे खेलने के लिए मना लेती है। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। समायरा और डेविड की फैमिली को इस घर में आए 1 हफ्ते से भी ज्यादा हो गया था। अब हर रोज के डेली रूटीन के हिसाब से डेविड अपने काम पर जाने से पहले जूनो और फिन को स्कूल में छोड़ने के लिए चला जाता है। जूनो को उसके स्कूल छोड़ने के बाद डेविड फिन को भी उसके स्कूल में छोड़ देता है। फिर स्टीव और फिन दोनों एक साथ क्लास में जाने लगते हैं। रास्ते में स्टीव फिन से पूछता है, क्यों रे 5 फुटिया, तूने मेरा होमवर्क कर दिया या नहीं? फिर फिन उसको उसका होमवर्क दे देता है जो उसने रात भर जाग कर दिया था। इसके बाद वो दोनों अपनी क्लास पहुंच जाते हैं। फिर क्लास में स्टीव अपने दोस्तों के साथ बहुत ही अच्छे से बात करता है और फिन को तो वो भाव भी नहीं देता। इस बात से फिन को इस तरह की जलन होती है जैसे कि आपकी तरक्की से आपके पड़ोसियों को। दरअसल दोस्तों, इस जलन की वजह खुद फिन है, क्योंकि फिन आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ वाला इंसान है, यानी कि उसका दिल अपने ही दोस्त स्टीव पर आ गया था, इसलिए वो अपने दोस्त को किसी और के साथ नहीं देखना चाहता था। वहीं अपने बेटे की हरकतों से अनजान समायरा अपने घर का काम करने के बाद अपनी एक पुरानी दोस्त से बात कर रही थी। बातों के दौरान समायरा की दोस्त उससे उसके फोबिया के बारे में पूछती है। फिर समायरा उसे बताती है कि जब वो छोटी थी तब एक बार खेल खेल में उसकी बहन कैथी ने उसे अलमारी में बंद कर दिया था और वहाँ पर वो कई घंटों तक फंसी रही, जिसकी वजह से उसे क्लस्टर फोबिया हो गया, यानी कि बंद कमरों में उसका दम घुटने लगता है और इस वजह से उसकी मौत भी हो सकती है। लेकिन उसकी ये सारी बातें किचन में खाना बना रही कैसेंड्रा भी मोहल्ले की आंटियों की तरह कान लगाकर सुन रही थी। फिर उसे एक खुराफाती आइडिया आता है। फिर वो समायरा को बुलाती है और उसे बताती है कि आज के खाने में मुझे साउ साउ सोकियो ताऊ ताऊ तोक्यो बनाना है, इसलिए क्या तुम वेजिटेबल रूम से सामान ला सकती हो? फिर समायरा जैसे ही सामान लेने के लिए रूम में जाती है, कैसेंड्रा बाहर से रूम को लॉक कर देती है और समायरा रूम के अंदर ही फंस जाती है। फिर वो कैसेंड्रा को बहुत आवाज देती है, पर कैसेंड्रा तो रेडियो की आवाज को तेज कर देती है और अपनी डिश बनाने लगती है। अब कहानी जाती है कैसेंड्रा के पास्ट में। उस समय कैसेंड्रा अपने कपड़े धोते हुए अपने पति होस्ट से बात कर रही थी। उसका पति उसको फोन करके बताता है कि आज उसे लैब में ज्यादा काम है, इसलिए आज रात को मैं घर नहीं आ पाऊंगा। लेकिन तभी कैसेंड्रा को कपड़े धोते समय होस्ट की शर्ट पर लिपस्टिक का दाग दिखाई देता है, जो कि उसकी नहीं थी। इस बात से कैसेंड्रा को होस्ट पर शक होने लगता है कि कहीं उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं चल रहा और शायद आज वो इसी कारण से घर में भी नहीं आ रहा। फिर कैसेंड्रा पहले तो पीटर को खाना खिलाती है और फिर वो कुछ खाना होस्ट के लिए पैक करके उसकी लैब पहुंच जाती है, क्योंकि होस्ट ने उसे बताया था कि उसने हाल ही में एक नई सेक्रेटरी को काम पर रखा है। फिर जैसे ही कैसेंड्रा होस्ट की लैब में छापा मारती है तो उसे वहां पर एक्सपेरिमेंट के लिए लाए गए चूहे दिखाई देते हैं। फिर कैसेंड्रा को देखकर होस्ट उसका स्वागत करता है। फिर वो उसको अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में बताने लगता है। होस्ट कैसेंड्रा को बताता है कि इस समय मैं एक विशेष प्रकार के एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहा हूँ। हालांकि ये एक्सपेरिमेंट अपने समय से बहुत आगे है, इसलिए हो सकता है कि लोग मेरे इस एक्सपेरिमेंट को समझ ना पाए। फिर वो बताता है कि इस एक्सपेरिमेंट से हम किसी भी जीवित प्राणी की सोच या समझ को हमारे बनाए गए विशेष रोबोट में डाल देंगे।
जिसकी वजह से वो इंसान अगर मर भी गया तो उसकी सोच और यादें हमेशा जिंदा रहेंगी। हालांकि अभी हमारा ये एक्सपेरिमेंट केवल चूहों और खरगोश में ही हुआ है, जिस वजह से हमें किसी पर भी कामयाबी नहीं मिल पाई। लेकिन हम ये एक्सपेरिमेंट इंसानों पर करना चाहते हैं और सरकार हमें ये काम करने की परमिशन नहीं दे रही। लेकिन मैं जानता हूँ हमें जल्दी ही सफलता मिलेगी। तभी होस्ट की लैब में एक औरत आती है जिसकी उम्र 50 से 55 साल थी। फिर वो उस औरत का कैसेंड्रा के साथ इंट्रोडक्शन करवाता है और बताता है कि ये मेरी नई असिस्टेंट है। उसको देखकर कैसेंड्रा को भी अपने पति पर विश्वास हो जाता है कि उसका कोई भी अफेयर नहीं चल रहा। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। उस समय जब समायरा रूम के अंदर बंद थी तो डेविड दौड़ते हुए वहां पर आता है और समायरा को बाहर निकाल लेता है। डेविड को देखकर समायरा की जान में जान आती है और फिर वो डेविड को कहती है कि ये भूतनी मुझे मार डालेगी। प्लीज डेविड, मुझे इस भूतनी से बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। आज वो कहावत सच हो गई थी कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। लेकिन ये बात सुनकर डेविड उल्टा समायरा पर ही गुस्सा हो जाता है और समायरा को कहता है कि क्या बकवास कर रही हो। मैं जब घर आया तो ये दरवाजा लॉक ही नहीं था और मुझे तो खुद कैसेंड्रा ने फोन करके बताया था कि तुम्हें पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं। उसने तो तुम्हारी भलाई के लिए एम्बुलेंस तक को फोन कर दिया है। तो दोस्तों, इस तरह से कैसेंड्रा ने डेविड के सामने खुद को बेकसूर और समायरा को पागल प्रूफ कर दिया। लेकिन कैसेंड्रा ये सब क्यों कर रही थी और इसके पीछे उसका क्या मकसद था, ये हमें आगे पता चलेगा। वहीं दूसरी तरफ फिन की क्लास खत्म हो जाने के बाद जब वो स्टीव से नाराज होकर उससे बिना बात किए ही जा रहा था तो स्टीव उसके पास आता है और कहता है कि मुझे मालूम है कि तुम्हें मेरे इस बर्ताव से बुरा लगा होगा, लेकिन मैं भी तुमको पसंद करता हूँ। लेकिन मैं इस बात को सबके सामने नहीं लाना चाहता। अभी मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है क्योंकि ये बात मुझसे खुद से ही हजम नहीं हो रही। अब स्टीव की इस बात को फिन काफी अच्छे से समझ जाता है, इसलिए वो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि वो अभी अपने इस रिलेशन के बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे। वहीं दूसरी तरफ समायरा को कैसेंड्रा और उसके घर के मालिकों में गड़बड़ लगती है, इसलिए वो मिस्टर बॉस को फोन करती है। मिस्टर बॉस वही आदमी था जिसने समायरा को ये घर दिलवाया था। फिर मिस्टर बॉस सैम को बताता है कि मुझे इस घर के पुराने मालिकों के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन इस घर के पुराने मालिक का नाम होस्ट था जो कि एक रोबोटिक साइंटिस्ट था। अगर तुम्हें और जानकारी चाहिए तो आर्काइव सिटी में आकर उस घर के पुराने मालिकों के रिकॉर्ड्स ले जाओ। फोन रखने के बाद समायरा आर्काइव सिटी के लिए निकल पड़ती है और वहां जाने पर उसे कैसेंड्रा और होस्ट के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिल जाती हैं और साथ में उसे वहां पर कुछ पुराने न्यूज़पेपर की कटिंग भी मिलती है जिसमें होस्ट और उसके बेटे पीटर के एक्सीडेंट की खबर छपी हुई थी। इस पुराने न्यूज़पेपर की हेडिंग में लिखा था, फेमस साइंटिस्ट होस्ट और उसके बेटे पीटर की कार दुर्घटना में मौत हो गई। अब सारी इंफॉर्मेशन मिलने के बाद समायरा डिसाइड करती है कि अब वो कैसेंड्रा का सच सबके सामने ला कर रहेगी, लेकिन फिलहाल वो ये इंफॉर्मेशन किसी को भी नहीं बताएगी। वहीं दूसरी तरफ घर में जूनू उदास बैठी हुई थी क्योंकि कोई भी उसका गाना सुनना नहीं चाहता था। तभी उसके पास कैसेंड्रा आ जाती है। फिर वो जूनू से उसके नाराज होने का कारण पूछती है। जूनू बताती है कि मेरा भाई स्टीव से बातें करने में बिजी रहता है और मेरे पापा किताबें लिखने में, कोई भी मेरा गाना नहीं सुनना चाहता। फिर कैसेंड्रा उसे समझाती है कि फिन अभी अपने नए दोस्त बना रहा है और डेविड का काम बहुत ही जरूरी है क्योंकि उसी के काम से तो घर में पैसा आता है, लेकिन तुम्हारी मम्मी ही तुमसे प्यार नहीं करती, तभी तो वो कभी भी तुम्हारा गाना नहीं सुनती। खैर छोड़ो उसे, कोई बात नहीं, उसकी जगह पर तुम मुझे ही अपनी मम्मी मानकर गाना सुना दो। दरअसल कैसेंड्रा के अंदर इमोशंस हैं और इसीलिए वो समायरा की जगह लेना चाहती है। अब कैसेंड्रा की बातों का असर जूनो पर होने लगा था, इसलिए रात को खाना खाते वक्त जूनो किसी से भी अच्छे से बात नहीं करती। उसको देखकर डेविड समझ जाता है कि जूनो उन सभी से नाराज है क्योंकि उनमें से किसी ने भी उसका गाना नहीं सुना। इसलिए डेविड जूनो को खुश करने के लिए एक गेम खेलने के लिए डिसाइड करता है। इस गेम का नाम हु आई एम है। इस गेम में खेलने वाले इंसान के सिर पर सामने बैठे लोगों में से कोई एक उसके माथे पर एक चिट चिपकाता है जिसमें किसी का नाम लिखा होता है। फिर उस इंसान को चिट पर लिखे नाम को गैस करना होता है। फिर जैसे ही वो लोग गेम खेलना शुरू करते हैं तो जूनू कैसेंड्रा को भी खिलाने की जिद करती है, लेकिन इस बात के लिए समायरा नहीं मानती क्योंकि उसका कहना था कि कैसेंड्रा हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं है। लेकिन फिर जूनू की जिद के आगे उसे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। फिर कैसेंड्रा भी उन लोगों के साथ हु आई एम खेलने लगती है। गेम की शुरुआत में कैसेंड्रा का नंबर आता है, इसलिए जूनो चिट पर समायरा का नाम लिखकर कैसेंड्रा की टीवी स्क्रीन पर चिपका देती है। फिर हिंट मिलने पर कैसेंड्रा सैम का नाम गैस करती है, लेकिन वो अभी किसी को भी नहीं बताती, बल्कि ऐसे दिखाती है जैसे उसे नाम पता ही नहीं है। फिर हिंट मांगते हुए वो सैम की बेइज्जती करने लगती है।
जिस वजह से सैम को बहुत बुरा लगता है। फिर कैसेंड्रा समायरा से हिंट मांगते हुए पूछती है, क्या मैं कमजोर हूँ? और क्या कल मुझे पैनिक अटैक आए थे? क्या मैं अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखती? या फिर क्या मैं एक माँ कहलाने के लायक नहीं? इस बात से समायरा को बहुत बुरा लगता है। फिर समायरा नाराज होकर अपने रूम में चली जाती है। समायरा को मनाने के लिए डेविड भी उसके पीछे पीछे रूम में आ जाता है। फिर समायरा डेविड को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि कैसेंड्रा उसकी जगह लेना चाहती है, लेकिन डेविड समायरा को समझाता है कि वो तो बस एक रोबोट है, वो जैसा देखती है वैसा ही बोलती है, तुम तो फालतू में ही ऐसा सोच रही हो। फिर समायरा उसको घर से दूर बनी 2 कब्रों के पास ले जाती है और उसको पुराने न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाते हुए बताती है कि तुम मेरा विश्वास करो, कैसेंड्रा होस्ट की पत्नी थी और उसकी मौत के बाद उसके पति और बेटे की भी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। लास्ट टाइम उस एक्सीडेंट साइट पर उस कैसेंड्रा वाले रोबोट को भी देखा गया था। ये देखो उस रोबोट की फोटो। ये सब देखकर डेविड को भी समायरा की बात पर विश्वास होने लगता है, लेकिन फिर भी भैंस के आगे बीन बजाने का कोई फायदा नहीं। इतना समझाने पर भी डेविड उसकी बातें नहीं मानता। उसे लगता है कि समायरा को कैथी की मौत का गहरा सदमा पहुंच गया। फिर वो समायरा को कहता है कि तुम फालतू में ही बाल की खाल निकालने में लगी हो, हम लोग यहाँ पर एक नई शुरुआत करने के लिए आए हैं। फिर वो समायरा को गले लगाकर संभालता है और उसे हौसला देता है। अब कहानी पास्ट में जाती है। उस दिन कैसेंड्रा और होस्ट अपने दोस्त ब्रिगेड और उसके पति की पार्टी में जाते हैं। पार्टी के दौरान ब्रिगेड शराब नहीं पीती। फिर कैसेंड्रा उससे इसका कारण पूछती है। फिर ब्रिगेड बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये बात सुनकर कैसेंड्रा को बहुत अच्छा लगता है और वो उसे इस बात की बधाई भी देती है। लेकिन फिर कैसेंड्रा बाथरूम में जाकर रोने लगती है। फिर ब्रिगेड उसके पास आती है और कैसेंड्रा को संभालती है। दरअसल दोस्तों, कुछ ही महीनों पहले कैसेंड्रा का मिसकैरेज हो गया था और इसी वजह से वो बहुत परेशान थी और ऊपर से होस्ट भी उसे टाइम नहीं दे पा रहा था और यही एक वजह थी कि वो लोग अपने नए बच्चे को प्लान नहीं कर पा रहे थे। फिर ब्रिगेड उसको संभालती है और फिर उसका मेकअप ठीक करने के लिए अपने बैग से लिपस्टिक निकालती है। लिपस्टिक को देखकर कैसेंड्रा को याद आ जाता है कि यही लिपस्टिक तो उसने होस्ट की कमीज पर देखी थी। इस बात से कैसेंड्रा को शक हो जाता है कि कहीं वो बच्चा होस्ट का तो नहीं और कहीं होस्ट उसकी दोस्त के साथ मिलकर उसको चीट तो नहीं कर रहा। लेकिन फिलहाल वो अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखती है और इस बात का पता लगाने के लिए ठान लेती है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। अब इन सब बातों से थककर समायरा बाथरूम में बाथ लेने के लिए चली जाती है। तभी उसके पास कैसेंड्रा आती है और फिर वो उसको धमकाते हुए कहती है, हाँ तेरा शक बिल्कुल सही है चुड़ैल, मैं ही इस घर की पुरानी मालकिन कैसेंड्रा हूँ। पहले तो मेरे होस्ट और मेरे पीटर को उस चुड़ैल ने छीन लिया, लेकिन अब मुझे डेविड और जूनू के रूप में मेरा नया परिवार दोबारा मिल गया है और इस बार मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर उनको छीनने नहीं दूंगी। इसलिए तुमको अब मरना होगा क्योंकि ये मेरा परिवार है। तभी कैसेंड्रा अपने सेंसर से बाथरूम का गेट बंद कर देती है। अब क्या कैसेंड्रा समायरा को मार डालेगी या फिर समायरा कैसेंड्रा से बच जाएगी, ये हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। 3rd एपिसोड में हम देखते हैं समायरा की चिल्लाने की आवाज सुनकर डेविड और फिन भागकर बाथरूम की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि समायरा बहुत ही डरी हुई है और उसके साथ कैसेंड्रा भी है। समायरा को डरा हुआ देखकर डेविड उसे संभालता है। फिर समायरा डेविड को कहती है कि इस रोबोट को बंद कर दो वरना ये मुझे मार डालेगी। समायरा की बातों से डेविड काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि कैसेंड्रा ने तो खुद ही उसको बचाने के लिए पहले से ही डेविड को उस कमरे में लगी स्क्रीन में बता दिया था कि समायरा को पैनिक अटैक आ रहे हैं। इसलिए डेविड कंफ्यूज हो गया। अब डेविड को भी लगने लगा था कि समायरा बीमार है, इसीलिए वो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है। लेकिन फिर भी वो समायरा को शांत करने के लिए फिन को कहकर कैसेंड्रा को बंद करवा देता है। कैसेंड्रा के बंद होने के बाद जूनो उनके पास आती है और उसे चालू करने के लिए कहती है क्योंकि अब तक जूनो को कैसेंड्रा की आदत पड़ गई थी, इसलिए वो एक पल भी कैसेंड्रा से अलग नहीं रहना चाहती थी। लेकिन जब डेविड और फिन कैसेंड्रा को ऑन नहीं करते तो जूनो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। फिर समायरा डेविड को बार बार एक ही बात बताती है कि बैल बुद्धि अब तो मान जाओ, वो कैसेंड्रा मुझे मार डालेगी। लेकिन डेविड को तो ये लग रहा था कि समायरा अपनी बहन कैथी की मौत से उभर नहीं पा रही है, इसीलिए उसे पैनिक अटैक आ रहे हैं। फिर वो समायरा को अपना इलाज करवाने के लिए कहता है और इस बात में डेविड के साथ उसका बेटा फिन भी एग्री करता है। अब इतना सब कुछ होने के बाद समायरा को भी डेविड की बात सही लगती है। अब उसे भी लगने लगा था कि वो कुछ ज्यादा ही सोच रही है और यही कारण है कि उसको भ्रम और पैनिक अटैक आ रहे हैं।
फिर वो डिसाइड करती है कि वो कल सुबह ही डॉक्टर के पास जाएगी। अब कहानी वापस पास्ट में जाती है। अब कैसेंड्रा को अपने पति के अफेयर के बारे में पता चल गया था, लेकिन फिर भी वो नॉर्मल बिहेव करती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसका परिवार टूट जाए। तभी जैसे ही होस्ट ऑफिस के लिए तैयार होकर जाने लगता है तो जाने से पहले वो कैसेंड्रा से मिलने आता है और कैसेंड्रा उसे कहती है कि आज पीटर का मैच है और हमें वो मैच देखना चाहिए। लेकिन होस्ट मना कर देता है और कहता है उसका मैच देखकर क्या फायदा, क्योंकि पूरे मैच उसको एक्स्ट्रा प्लेयर बनाकर बिठाया जाता है। मैं वहां अपनी बेइज्जती करवाने के लिए नहीं जा सकता। फिर कैसेंड्रा उसको कहती है तो तुम अपनी पावर का इस्तेमाल करो और जाकर पीटर के कोच से बात करो। कोच तुम्हारी बात नहीं टालेगा और हो सकता है कि तुम्हारी एक कोशिश पर पीटर को फुटबॉल गेम खेलने का मौका मिल जाए। अब होस्ट ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी कैसेंड्रा का मन रखने के लिए वो उसकी ये बात मान जाता है और कोच से बात करके पीटर के गेम खेलने का जुगाड़ बनवा देता है। फिर जब फुटबॉल मैच में परफॉर्मेंस देने की बारी थी तो पीटर बिल्कुल भी अच्छा नहीं खेल पाता, क्योंकि वो तो यहाँ खेलना ही नहीं चाहता था और उसी की वजह से उसकी टीम भी हार जाती है। अब होस्ट को उस पर काफी गुस्सा आता है और वो अपनी बदनामी से बचने के लिए गेम छोड़कर बाहर आ जाता है। गेम हारने के बाद पीटर को भी बहुत बुरा लगता है और फिर वो ग्राउंड में बैठकर ही रोने लगता है। पीटर को रोता हुआ देखकर कैसेंड्रा उसके पास आती है और उसको कहती है, बेटा भले ही तुमने मैच लूज कर दिया हो, लेकिन कम से कम तुमने लर्न तो किया। किसी महान आदमी ने कहा है कि चैंपियंस नेवर अपीयर टू लर्न। सो बेटा आज नहीं तो कल तुम जीतोगे, कीप लर्निंग। लेकिन पीटर ने तो अपना मन बना लिया था कि वो अब कभी भी फुटबॉल मैच नहीं खेलेगा। तभी उनके पास माइकल और जीन नाम के दो लड़के आते हैं। वो दोनों भी पीटर के साथ इसी फुटबॉल टीम का हिस्सा थे। फिर माइकल पीटर को पार्टी का इनविटेशन देता है और कहता है कि ये पार्टी मैच हारने के गम को भुलाने के लिए फ्रैंक के घर पर रखी गई है, क्या तुम वहां पर आना पसंद करोगे? लेकिन पीटर उनके साथ नहीं जाना चाहता था। फिर जब उसकी माँ उसको वहां जाने के लिए कहती है तो पीटर वहां जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी रात हो जाती है, लेकिन अभी तक ना ही होस्ट लौटा था और ना ही पीटर। इसलिए कैसेंड्रा होस्ट के ऑफिस में फोन लगाती है। फोन को होस्ट की असिस्टेंट उठाती है। वो कैसेंड्रा को बताती है कि होस्ट तो कई घंटे पहले ही यहाँ से निकल गए थे। फिर कैसेंड्रा समझ जाती है कि होस्ट उसकी ही दोस्त के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा होगा। लेकिन तभी कैसेंड्रा के घर के बाहर एक कार आकर रुकती है, जिसको देखने के लिए कैसेंड्रा घर से बाहर निकलती है। फिर कार में बैठे माइकल और जीन पीटर को कार से धक्का देकर वहां से भाग जाते हैं। फिर जब कैसेंड्रा पीटर के पास जाती है तो वो देखती है कि माइकल और जीन ने फ्रैंक के साथ मिलकर उसके बेटे पीटर को बहुत ही बुरी तरह मारा है। अब एक तरफ तो उसका पति उसे धोखा दे रहा था और दूसरी तरफ उसके बेटे के साथ ये सब हो रहा था। अब इन सब घटनाओं से कैसेंड्रा पूरी तरह से टूट गई थी। वो चाहती तो पुलिस के पास भी जा सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करती, क्योंकि ऐसा करने पर सभी को लगता कि पीटर बहुत ही कमजोर है, जो खुद अपने लिए लड़ नहीं पाया, और इसीलिए कैसेंड्रा भी किसी को कुछ नहीं बताती। अगले कुछ दिनों के अंदर ही कैसेंड्रा को पीटर की टीचर स्कूल में बुलाती है और बताती है कि पीटर का परफॉर्मेंस दिन ब दिन गिरता जा रहा है। वो पढ़ाई में भी ध्यान नहीं दे रहा और हर वक्त गुमसुम ही रहता है। तभी हम पीटर को देखते हैं, जिसके पास फ्रैंक, माइकल और जीन आते हैं। वो सभी पीटर को धमकी देते हुए कहते हैं कि तुम्हें क्या लगा था हम तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ देंगे? अभी तो हम तुम्हारी ऐसी की तैसी करेंगे ताकि तुम्हारी सारी अकड़ बाहर निकल जाए। फिर वो तीनों पीटर को बुली करके वहां से चले जाते हैं। उन सभी की बातों से पीटर बहुत डर जाता है और फिर उसके अंदर गुस्सा उमड़ने लगता है। फिर रात को वो होस्ट की गन लेकर फ्रैंक के घर जाता है। उस समय वहां पर 3 लोग और भी थे। फिर वो उन सभी को शूट करके मार डालता है। फिर जब वो अपने घर पहुंचता है तो चिल्लाकर अपनी माँ को आवाज देता है। फिर जब कैसेंड्रा उसके पास जाती है तो वो कहता है, देखो माँ, अब कोई भी मुझे तंग नहीं करेगा। अब जैसा आप चाहती थी वैसा ही होगा। अब मैं परेशान नहीं होऊंगा। उसकी ये हालत देखकर कैसेंड्रा बहुत ज्यादा डर जाती है। अब उसको कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। इसलिए पहले तो वो पीटर के खून से भरे हुए कपड़ों को उतार कर घर के ही बोन फायर में जला देती है। लेकिन अभी भी पुलिस उनके शरीर में लगी गोलियों से पीटर को पकड़ सकती थी। इसलिए कैसेंड्रा गाड़ी में बैठकर फ्रैंक के घर जाती है और तीनों की डेड बॉडियों से गोलियां निकाल लेती है। फिर वो वहां पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देती है, जिसके कारण उन तीनों की बॉडी के साथ साथ पीटर के सभी सबूत भी मिट जाएं। फिर सारे सबूतों को मिटाने के बाद कैसेंड्रा अपने घर आती है और अपने ही रूम के बेड के नीचे बने एक खुफिया शेल्फ में उस गन को छुपा देती है, ताकि कभी भी उसके बेटे का ये राज किसी के सामने ना खुले। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। जूनो उस समय अपने स्कूल में होने वाले प्ले की तैयारी में लगी थी। तभी उसके
उसके पास कैसेंड्रा आती है। अब कैसेंड्रा जानती थी कि जूनो के स्कूल में एमिली नाम की एक लड़की भी है जो जूनो से अच्छा म्यूजिक परफॉर्म करती है, इसलिए जूनो को डर था कि कहीं उसकी जगह पर एमिली का सिलेक्शन ना हो जाए। इसलिए कैसेंड्रा जूनो से कहती है कि अगर तुम चाहती हो कि प्ले में केवल तुम्हारा ही सिलेक्शन हो तो सुमायरा के बेड के नीचे एक चीज रखी है, अगर उस चीज का इस्तेमाल तुम अपने स्कूल में गाने के दौरान करो तो तुम्हारा सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। कैसेंड्रा की बात मानकर जूनो उस सामान को अपने पास रख लेती है। तभी उनके घर के बाहर स्टीव आ जाता है, लेकिन फिन उसको भगा देता है क्योंकि स्टीव का जब मन करता है तो उसे भाव देता है और जब मन करता है लात मार देता है। फिर जैसे ही स्टीव वहां से जाने लगता है, कैसेंड्रा उसके पास आती है और वो उसको कहती है, क्यों रे पप्पू सी शक्ल के, मेरे बेटे के पास क्यों मंडराता रहता है। और फिर वो जैसे ही स्टीव को मारने वाली होती है, घर के अंदर सुमायरा को कैसेंड्रा और पीटर की एक फोटो मिलती है जिस फोटो में कैसेंड्रा प्रेग्नेंट थी। ये फोटो देखकर सुमायरा भौचक्का रह जाती है क्योंकि कैसेंड्रा के डॉक्यूमेंट्स में कहीं भी उसके दूसरे बच्चे का जिक्र नहीं था। फिर टीवी स्क्रीन से जैसे ही कैसेंड्रा उस फोटो को देखती है तो कैसेंड्रा का पूरा सर्वर क्रैश हो जाता है और वो स्टीव को भी नहीं मार पाती। इस बात का फायदा उठाकर स्टीव वहां से भाग जाता है। फिर जल्दी ही उसका सर्वर वापस ठीक हो जाता है क्योंकि ऐसा पावर कट की वजह से हुआ था। तभी अगले दिन जब जूनो के स्कूल में म्यूजिक प्ले सिलेक्शन चल रहा था तो उसकी क्लास की लड़की एमिली क्लास में सबसे अच्छा परफॉर्म करती है, जिसको देखकर जूनो अंडर कॉन्फिडेंट फील करती है और उसकी हवा भी टाइट हो जाती है। फिर जल्दी ही जूनो का भी नंबर आ जाता है, लेकिन जूनो तो गाना ही नहीं गा पा रही थी। फिर वो अपने बैग में से उस सामान को निकालती है जो कैसेंड्रा ने उसे स्कूल में ले जाने को कहा था। वो सामान कुछ और नहीं बल्कि बंदूक थी। फिर वो बंदूक को एमिली के ऊपर तान देती है और फायर कर देती है और इसी के साथ इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। फोर्थ एपिसोड की शुरुआत उस समय से होती है जब जूनो अपनी आंटी कैथी के साथ अपने पुराने घर में स्कूल का प्रोजेक्ट बना रही थी। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कैथी की मेंटली कंडीशन सही नहीं है, इसी कारण से समारा ने उसको अपने साथ अपने ही घर में रखा हुआ था। तभी स्कूल प्रोजेक्ट बनाते समय जूनो से गलती हो जाती है, जिसके कारण कैथी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो पास में ही पड़ी हुई कैंची से जूनो को घायल कर देती है। जूनो की आवाज सुनते ही डेविड उसे कैथी से दूर कर देता है, लेकिन ये सब देखकर डेविड को कैथी पर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो सुमायरा को कहता है कि इस पागल को अभी तक मैं तुम्हारी ही वजह से झेल रहा था, लेकिन अब और नहीं, इसे जल्दी से जल्दी मेंटल हॉस्पिटल में शिफ्ट करना होगा। लेकिन सुमायरा अपनी बहन को डिफेंड करती है। फिर इसी बात पर उन दोनों में झगड़ा हो जाता है और उन दोनों के झगड़े से कैथी परेशान हो जाती है। फिर उसे खुद के ही पागलपन पर गुस्सा आने लगता है, इसलिए वो उन दोनों का झगड़ा खत्म करने के लिए किचन में जाकर आत्महत्या कर लेती है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जूनो ने गन निकालकर उस लड़की पर गोली चला दी थी, लेकिन उसका निशाना चूकने की वजह से एमिली को गोली नहीं लगती और वो बच जाती है। लेकिन जूनो की इस हरकत से सभी लोग डर जाते हैं और इसी वजह से टीचर्स और पेरेंट्स जूनो को स्कूल से निकालने का फैसला लेते हैं। फिर इस बात की खबर देने के लिए डेविड और समायरा को भी स्कूल में बुलाया जाता है। फिर सारी बात पता चलने के बाद समायरा सभी पेरेंट्स से जूनो को न निकालने के लिए रिक्वेस्ट करती है, लेकिन कोई भी पेरेंट्स उससे बात तक नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो अपने बच्चों की जान खतरे में नहीं डालना चाहते थे। लेकिन समायरा फिर से उन सभी को रिक्वेस्ट करती है और बताती है कि जूनो अभी एक छोटी बच्ची है। मैं जानती हूँ उसने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग उसे स्कूल से ही निकलवा दें। हम लोग अपनी पुरानी यादों को भुलाने के लिए ही यहाँ पर आए हैं। इस वक्त जूनो पर भी पुरानी यादों का बहुत बुरा असर पड़ा हुआ है। फिर समायरा सभी पेरेंट्स को बताती है कि मेरी बहन ने मेरे ही घर में सुसाइड कर ली थी और उसकी डेड बॉडी को सबसे पहले जूनो ने ही देखा था, इसीलिए अभी तक उसके दिमाग पर गहरा असर पड़ा हुआ है। हमने अपनी पुरानी यादों को भुलाने के लिए ही वो घर छोड़ा था, लेकिन अब अगर आप लोग जूनो को स्कूल से ही निकलवा देंगे तो इससे उसकी मानसिक स्थिति पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। प्लीज मेरी आप सब लोग से रिक्वेस्ट है कि वो एक छोटी बच्ची है, उसे एक और चांस मिलना चाहिए। फिर इतना लंबा चौड़ा भाषण सुनने के बाद सभी पेरेंट्स जूनो को एक और चांस देने के लिए मान जाते हैं, लेकिन उससे पहले इस बात की खबर पुलिस को भी दे दी जाती है क्योंकि वो सब चाहते थे कि जूनो ऐसा दोबारा ना करे। फिर पुलिस जूनो से पूछताछ करके समायरा के बिस्तर के नीचे से और भी बंदूक ढूंढ कर निकाल लेती है जो कि होस्ट के नाम पर रजिस्टर थी। इस बात से सभी पेरेंट्स को समायरा और डेविड पर विश्वास हो जाता है कि वो दोनों अच्छे इंसान हैं। उन्होंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया क्योंकि ये सारी बंदूक होस्ट के नाम पर रजिस्टर
थी। शायद जूनो को ये बंदूक खेलते खेलते मिल गई होगी, जिसका इस्तेमाल उसने स्कूल में कर दिया। फिर सभी पेरेंट्स जूनो को स्कूल में पढ़ने का एक और चांस दे देते हैं, लेकिन अब सभी बच्चे जूनो से डरने लगे थे। समायरा को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके घर में हो रही सभी गड़बड़ का कारण कैसेंड्रा ही क्यों है। फिर वो घर के नीचे बनी हुई बेसमेंट में जाती है, जहाँ पर कैसेंड्रा का सर्वर रूम था, और सर्वर रूम में जाकर समायरा कैसेंड्रा का पावर बटन ऑफ कर देती है और उसको बिजली की सप्लाई देने वाले लीवर को भी तोड़ देती है, जिससे कि कैसेंड्रा कभी भी ऑन ना हो सके, ताकि उसके घर में कोई भी गड़बड़ ना हो। अब कहानी पास्ट में जाती है। ये वो समय था जब पीटर छोटा हुआ करता था और कैसेंड्रा की नई नई शादी हुई थी। होस्ट को पीटर के अलावा भी एक बच्चा चाहिए था, इसीलिए एक रात वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। फिर कुछ महीनों बाद ही कैसेंड्रा प्रेग्नेंट हो जाती है। इस बात से होस्ट काफी खुश था। अब वो दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि अगर उनको लड़का हुआ तो उसका नाम थॉमस रखेंगे और अगर लड़की हुई तो उसका नाम मार्गरेट रखेंगे। लेकिन होस्ट को जल्दी से जल्दी ये पता लगाना था कि कैसेंड्रा के पेट में लड़का है या लड़की। फिर वो डिसाइड करता है कि कैसेंड्रा का अल्ट्रासाउंड करवाएगा। दोस्तों, ये वो समय था जब अल्ट्रासाउंड का नया नया आविष्कार हुआ था, क्योंकि होस्ट जानना चाहता था कि उसके होने वाले बच्चे का जेंडर क्या होगा। फिर वो अपने दोस्त विक्टर के पास जाता है, जिसने उस अल्ट्रासाउंड मशीन को बनाया था। लेकिन जैसे ही होस्ट अल्ट्रासाउंड मशीन को ऑन करके कैसेंड्रा के होने वाले बच्चे को चेक करता है, तो कैसेंड्रा को उस मशीन से बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है, इसलिए वो जल्दी से उस मशीन को हटा देती है। लेकिन मशीन हटाने से पहले ही होस्ट ने कैसेंड्रा के पेट में पल रहे बच्चे को देखकर ये पता लगा लिया था कि उनको लड़की होने वाली है। इस बात से होस्ट काफी खुश था। लेकिन तभी उसी रात भारी बारिश और बिजली चमकने के कारण पीटर सो नहीं पा रहा था, इसलिए कैसेंड्रा उसके पास आती है और उसको सुलाने की कोशिश करती है। तभी पीटर को बिस्तर में कुछ गीला गीला महसूस होता है और फिर जब वो अपने बिस्तर को देखता है तो उसे वहाँ खून दिखाई देता है, जो कि कैसेंड्रा का ही था। दरअसल कैसेंड्रा को उस समय पेन हो जाता है, लेकिन उसको देखते ही होस्ट घबरा जाता है, क्योंकि अभी तो कैसेंड्रा की डिलीवरी के 9 महीने भी पूरे नहीं हुए थे। फिर वो कैसेंड्रा को जल्दी से अपनी गाड़ी में बिठाता है और हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। लेकिन बारिश की वजह से सड़क पर टूटे हुए पेड़ पड़े थे, इसीलिए उसे वापस घर आना पड़ता है। फिर वो कैसेंड्रा की डिलीवरी के लिए उसे बाथ टब में बिठाता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। जूनो के कारनामे से पूरे स्कूल के बच्चे उससे डरने लगे थे, इसलिए कोई भी उससे बात तक नहीं करता था और इस बात का भी उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है। फिर ये बात बताने के लिए टीचर समायरा को बुलाती है। फिर सारी बात पता चलने के बाद समायरा को जूनो की बहुत चिंता होने लगती है। फिर वो टीचर को कहती है कि हमने पूरे साल की फीस एडवांस में भरी है, अब आप लोग हमारी लड़की की परेशानी का सोल्यूशन तो बताओ। जब देखो तब कोई ना कोई प्रॉब्लम ही बताती रहती हो। फिर टीचर उसे बताती है कि जूनो की क्लास में एक लड़की है जिसका नाम एमिली है। वो पूरे ही स्कूल में फेमस है, इसलिए हर कोई उससे ही बात करना चाहता है। अगर आप अपनी बेटी की दोस्ती एमिली से करवा दो तो सभी लोगों का नेचर आपकी बेटी के प्रति सॉफ्ट हो जाएगा। ये खबर सुनने के बाद समायरा डेविड के पास जाती है और उसको कुछ करने के लिए कहती है। फिर डेविड एमिली की माँ क्रिस्टीना से बात करने के लिए उसके बुक स्टोर पर पहुंच जाता है। पहले तो क्रिस्टीना उसे घंटा भी भाव नहीं देती, लेकिन फिर जैसे ही डेविड उसे बताता है कि आपके पास रखी हुई उस बुक का ऑथर मैं ही हूँ, तो इससे प्यारी समझ जाती है कि आज कुबेर उसके घर पर आए हैं। फिर डेविड उसे बताता है कि जूनो का कोई भी दोस्त न होने की वजह से वो काफी परेशान रहती है और उसे समझ में नहीं आ रहा कि उसे क्या करना चाहिए। फिर क्रिस्टीना उसे सुझाव देते हुए कहती है कि क्यों ना आप अपनी बेटी की दोस्ती मेरी बेटी से करवा दो। मेरी बेटी स्कूल में पॉपुलर है और अगर आपकी बेटी मेरी बेटी की फ्रेंड बन गई तो आपकी बेटी के भी स्कूल में दोस्त बन जाएंगे। इसलिए मैं अपनी बेटी को आपके घर पर भेज सकती हूँ ताकि जूनो और एमिली में दोस्ती हो जाए, लेकिन बदले में आपको भी मेरे लिए कुछ करना होगा। आपने अपनी पब्लिश की हुई शुरुआती किताबें मेरे स्टोर में रखनी होंगी। फिर डेविड उसकी शर्त मान जाता है। फिर जैसे ही शाम होती है, क्रिस्टीना एमिली को लेकर डेविड के घर पर आ जाती है, जिसके बाद वो दोनों बुक्स के बारे में बात करते हुए घर के बाहर घूमने चले जाते हैं। अब मजबूरी में समायरा को भी एमिली और जूनो के साथ खेलना पड़ता है, लेकिन वो ये बच्चों वाले गेम खेल खेल कर थक गई थी, इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि अब वो सब हाइड एंड सीक खेलेंगे। फिर समायरा अपनी आंखें बंद करके गिनती गिनना शुरू कर देती है। तभी जूनो बाथरूम में जाकर छुप जाती है और जब एमिली को घर में छुपने के लिए कोई भी जगह नहीं मिलती तो वो किचन में बनी हुई एक बड़ी सी माइक्रोवेव में छुप जाती है। लेकिन जल्दी ही समायरा एमिली को ढूंढ लेती है। तभी जब एमिली वहां से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो माइक्रोवेव खुलता ही नहीं। फिर माइक्रोवेव को खोलने के लिए समायरा भी अपनी पूरी ताकत लगा देती है, लेकिन
फिर भी माइक्रोवेव नहीं खुलता। इतने में माइक्रोवेव चालू हो जाता है, जिसके कारण उसके अंदर की गर्मी बढ़ने लगती है और एमिली बचने के लिए खूब चिल्लाती है, लेकिन किसी को भी उसकी आवाज नहीं सुनती। अब माइक्रोवेव में गर्मी बढ़ने के कारण उसकी स्किन जलने लगती है। अब एमिली की जान तो बच जाती है, लेकिन उसकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल हो जाती है। फिर जल्दी से एमिली को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और उसको आईसीयू में भर्ती करवाना पड़ता है। इतने में डेविड और क्रिस्टीना भी वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन किसी को भी समायरा की बात पर विश्वास ही नहीं होता कि वो माइक्रोवेव का गेट नहीं खोल पाई। अब डेविड को भी इस बात पर विश्वास हो चुका था कि जरूर समायरा को भी पैनिक अटैक आते हैं, इसलिए वो समायरा से बात तक नहीं करता। अब समायरा को भी अपने आप पर अफसोस होने लगता है, इसलिए वो डिसाइड करती है कि अब वो मेंटल असाइलम में जाकर अपने दिमाग का इलाज करवाएगी। फिर जाने से पहले वो जूनो को एक फोन देकर जाती है और कहती है कि इस फोन का इस्तेमाल तभी करना जब कोई इमरजेंसी हो, क्योंकि इस फोन में केवल एक ही नंबर सेव है और वो नंबर है मेरा। याद रखना, जब भी कोई इमरजेंसी हो तो तुरंत मुझे फोन कर देना। फिर अपनी बेटी को समझाने के बाद समायरा मेंटल असाइलम में चली जाती है। तभी रात को जब डेविड, जूनो और फिन खाना खा रहे थे तो समायरा को लेकर डेविड और फिन में बहस हो जाती है, जिसकी वजह से फिन आधा खाना छोड़कर किचन में जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर कैसेंड्रा आ जाती है और वो फिन को धमकाते हुए पूरा खाना खाने के लिए कहती है। फिर वो पूरे घर के दरवाजों को भी बंद कर देती है और डरावनी सी स्माइल देकर एक अजीब सा गाना गाने लगती है, खाना खाला पुत मानू बिल्ली आई है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 5th एपिसोड में हम देखते हैं कैसेंड्रा किसी को भी घर से बाहर नहीं जाने देती, लेकिन कैसेंड्रा को देखकर डेविड को लगता है कि उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया है, क्योंकि समायरा ने तो उसकी पावर ही कट कर दी थी। इसलिए वो जैसे ही टेक्निकल हेल्प के लिए फोन लगाने जाता है तो उसे उसका फोन ही नहीं मिलता, क्योंकि कैसेंड्रा ने पहले से ही सभी फोन्स छुपा दिए थे ताकि कोई भी बाहर से किसी भी प्रकार की हेल्प ना बुला सके। लेकिन बैल बुद्धि डेविड तब भी नहीं मानता और वहां से भागने की कोशिश करता है। इसलिए कैसेंड्रा उसको डराने के लिए किचन की गैस ऑन करके वहां पर एक छोटा सा धमाका कर देती है और डेविड को धमकी देते हुए कहती है कि कसम उड़ान छल्ले की, अगर तू शांति से नहीं बैठा तो तेरा भजिया पाव बना दूंगी। कैसेंड्रा की धमकी से डरकर डेविड भी जूनो और फिन के साथ बैठ जाता है। अब कहानी वापस पास्ट में जाती है। उस समय सर्दियों के दिन थे। एक दिन पीटर कहीं गया हुआ था। फिर रात के समय जब कैसेंड्रा खाना लेकर ऊपर जाने लगती है तो सीढ़ियों में चढ़ते टाइम उसको चक्कर आने लगते हैं, जिसकी वजह से वो चक्कर खाकर गिर जाती है। अब ये चक्कर उसको पिछले कई महीनों से आ रहे थे, इसलिए कैसेंड्रा इस बात को गंभीरता से लेती है और अपने पति होस्ट को बुलाने जाती है। लेकिन उसे ये भी पता था कि इस समय उसका पति उसी की दोस्त के साथ रंगरलियां मना रहा होगा। इसलिए जब कैसेंड्रा ने ब्रिगेड को फोन लगाया तो पहले तो वो इस बात को छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन जब कैसेंड्रा उसको बताती है कि मैं इस समय उसके ही घर के नीचे वाले पीसीओ से बात कर रही हूँ, तो होस्ट समझ जाता है कि उसका भंडा फूट चुका है। इसलिए वो कैसेंड्रा के पास आकर अपनी सफाई देना शुरू कर देता है, लेकिन कैसेंड्रा को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। इसलिए वो होस्ट को सीधा सीधा कह देती है कि तुम कहाँ रहते हो और किसके साथ रहते हो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पिछले कई दिनों से मेरी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, मुझे बार बार चक्कर आ रहे हैं, इसलिए घंटू तुम मेरा इलाज करवाओ। फिर होस्ट अगले ही दिन कैसेंड्रा को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। हॉस्पिटल में सबसे पहले उसका बॉडी चेकअप करवाया जाता है। बॉडी चेकअप रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर होस्ट और कैसेंड्रा को बताता है कि रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तुम्हारी बॉडी कुछ महीनों पहले ही किसी भयंकर रेडिएशन वाली वस्तु के संपर्क में आई थी और रेडिएशन के कारण तुम्हारे शरीर के अंग खोखले हो गए हैं और अब वो रेडिएशन पूरी बॉडी में फैल चुका है और तुम्हारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में कैंसर भी डेवलप हो गया है। फिलहाल इस बीमारी का पूरी दुनिया में कहीं भी कोई इलाज नहीं है, इसलिए तुम्हारे पास बस कुछ ही गिने चुने दिन हैं। डॉक्टर की ये सारी बात सुनने के बाद कैसेंड्रा को गहरा सदमा पहुंचता है। फिर उसे याद आता है कि जब से वो होस्ट के दोस्त विक्टर की अल्ट्रासाउंड मशीन के संपर्क में आई है तब से ही उसके साथ ये सब होना शुरू हुआ है। फिर वो होस्ट से नाराज हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर होस्ट उसे बहुत समझाता है कि उसने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, लेकिन इस बात का कैसेंड्रा पर कोई भी असर नहीं होता। फिर वो होस्ट को ताना मारती है और कहती है कि तुम ना ही कभी अच्छे पति बन पाए और ना ही कभी अच्छे पिता। फिर रात को जब कैसेंड्रा अपने रूम में बैठकर अपनी बीमारी के बारे में सोच रही थी तो उसे ये बात अंदर ही अंदर खाए जा रही थी कि उसके मरने के बाद उसके बेटे को कौन संभालेगा। उसे खुद तो मरने से डर नहीं लगता था, लेकिन जब वो अपने बेटे पीटर के बारे में सोचती है तो उसकी आत्मा तड़प जाती है, क्योंकि वो अपने बेटे पीटर को अपने पति के सहारे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी, इस बीमारी का इलाज जो नहीं है। इतने में घर की बेल बजती है, इसलिए कैसेंड्रा अपने पास रखे खिलौने को टेबल पर ही रख
कर दरवाजा खोलने जाती है। तभी हम देखते हैं कि कैसेंड्रा ने जो खिलौना रखा था उसको कोई उठा लेता है। अब वो कौन था ये हम आगे देखेंगे। तभी जब कैसेंड्रा दरवाजा खोलती है तो दरवाजे पर शराब पिए पीटर खड़ा था। पीटर की हालत बहुत खराब थी, उसका शरीर कमजोर होता जा रहा था क्योंकि वो भी शराब पी पी कर अपने शरीर को खोखला कर रहा था। कैसेंड्रा जानती थी कि पीटर कभी भी अपने दुख को उसके साथ शेयर नहीं करेगा, इसलिए कैसेंड्रा उसे कहती है, बेटा अब तुम्हें बदलना होगा क्योंकि जल्दी ही मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। मुझे कैंसर हुआ है जो कि 3rd स्टेज पर है, इसलिए अब मेरे पास बस कुछ ही दिन बचे हैं। ये बात सुनकर पीटर अंदर से टूट जाता है क्योंकि उसकी लाइफ में केवल कैसेंड्रा ही एकमात्र ऐसी व्यक्ति है जो उसको सच्चे दिल से प्यार करती है। अब जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे कैसेंड्रा की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। फिर एक दिन कैसेंड्रा की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। फिर वो होस्ट के पास जाती है और उससे पूछती है कि तुमने मुझे एक दिन बताया था कि तुम किसी ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो जिसमें तुम किसी जीवित प्राणी की यादें और भावनाएं किसी रोबोट में ट्रांसफर कर सकते हो, तो कहां तक पहुंचा तुम्हारा एक्सपेरिमेंट। फिर होस्ट उसे बताता है कि अभी हमारा ये एक्सपेरिमेंट आगे नहीं बढ़ पा रहा क्योंकि जो भी इंसान उस एक्सपेरिमेंट का सब्जेक्ट बनेगा उसकी मौत हो जाएगी। फिर जब होस्ट की बातें कैसेंड्रा को समझ में नहीं आती तो होस्ट उसे समझाता है कि हमने एक ऐसी मशीन बनाई है जिसके अंदर हम किसी भी इंसान की भावनाओं को ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसके कारण वो इंसान हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। लेकिन इस ट्रांसफर के लिए हमें एक ऐसा इंसान चाहिए जो खुद की जान दांव पर लगा सके और अपनी यादों और भावनाओं को हार्ड ड्राइव में ट्रांसफर करवा सके, क्योंकि हार्ड ड्राइव में ट्रांसफर करते वक्त उस आदमी की मौत हो जाएगी, क्योंकि कोई भी इंसान बिना कॉन्शियसनेस और भावनाओं के जिंदा नहीं रह सकता। फिर काम पूरा होने के बाद हम उस हार्ड ड्राइव को रोबोट में लगा देंगे जिससे वो रोबोट उस इंसान की जीरोक्स कॉपी बन जाएगा, यानी कि उस रोबोट में इंसान की सारी भावनाएं होंगी। अगर आसान भाषा में कहूँ तो वो इंसान रोबोट की बॉडी के अंदर चला जाएगा। फिर वो उसको अपनी लैब के अंदर लेकर जाता है और अपना अधूरा रोबोट दिखाता है। फिर सारी बातों को समझने के बाद कैसेंड्रा को समझ में आ जाता है कि अगर उसे पीटर के साथ रहना है तो उसे अपनी जान देनी होगी। इसलिए वो होस्ट को कहती है कि मैं तुम्हारे इस एक्सपेरिमेंट का पहला ह्यूमन सब्जेक्ट बनने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी मौत के बाद तुम पीटर के साथ कैसा बर्ताव करोगे, इसलिए मैं अपने बेटे को तुम्हारे भरोसे नहीं छोड़ सकती। लेकिन होस्ट इस बात के लिए नहीं मानता। वो जानता था कि अगर उसने ये एक्सपेरिमेंट कैसेंड्रा पर किया तो कैसेंड्रा की मौत का दाग उसके ही सिर पर आएगा। लेकिन फिर जब कैसेंड्रा उसे फोर्स करती है और उसे याद दिलाती है कि कैंसर भी तो उसी की वजह से हुआ है, तो होस्ट कैसेंड्रा पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए मान जाता है। अब इस बात को 2 महीने बीत जाते हैं। कैसेंड्रा को रोबोट में बदलने के लिए होस्ट ने पूरे ही घर को स्मार्ट होम में बदल दिया था। इस काम में उसकी हेल्प उसका दोस्त विक्टर भी करता है। फिर वो इस स्मार्ट होम के सर्वर को घर की बेसमेंट में तैयार करते हैं। तभी विक्टर के पास कैसेंड्रा आती है और वहाँ पर लगे हुए एक बटन के बारे में पूछती है। विक्टर बताता है कि ये बटन ऑफ बटन है जिससे कि पूरे घर को ऑपरेट किया जाता है, यानी कि अगर ये बटन बंद रहेगा तो आपके रोबोट को बिजली नहीं मिलेगी और आपका रोबोट नहीं चल पाएगा, और अगर ये बटन चालू रहा तब आपका रोबोट जैसा चाहे वैसा कर सकता है। अभी हमें मशीनों के दुर्व्यवहार के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए मशीनों को कंट्रोल में रखने के लिए हमें ये बटन लगाना होगा। लेकिन कैसेंड्रा को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि कोई भी उसे केवल एक बटन से कंट्रोल कर सके, इसलिए वो विक्टर को उस बटन को हटाने के लिए कहती है। जब विक्टर उसकी बात नहीं मानता तो वो उसको अपने अल्ट्रासाउंड रेडिएशन वाली स्टोरी सुनाती है और उसको ही इसका जिम्मेदार ठहराती है। फिर विक्टर उसकी बात मान जाता है और उस बटन को हटा देता है। अब वो बटन तो वहीं पर था लेकिन उसमें कनेक्शन नहीं था, यानी कि अब ये बटन किसी भी काम का नहीं रहा, क्योंकि उस बटन को घर के साथ कभी लिंक ही नहीं किया गया। अब थोड़ा समय और बीतता है और वो दिन आ जाता है जब कैसेंड्रा को रोबोट में ट्रांसफर किया जाने वाला था। ट्रांसफर प्रक्रिया को शुरू करने के लिए होस्ट कैसेंड्रा को कुर्सी पर बैठने के लिए कहता है और उसके हाथ पांव को भी बांध देता है ताकि जब उसे दर्द हो तो वो छटपटाए नहीं। फिर होस्ट उसको आखिरी अलविदा कहता है। फिर वो पावर पिन को उसकी गर्दन में लगा देता है जिससे कैसेंड्रा को हजारों वोल्ट का झटका लगता है और उसकी सारी चेतना और भावनाएं हार्ड ड्राइव में ट्रांसफर हो जाती है। फिर होस्ट उस हार्ड ड्राइव को उस रोबोट में लगा देता है और इसी के साथ ही कैसेंड्रा रोबोट के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। अब उस रोबोट में कुछ ऐसे सेंसर भी लगाए गए थे जिनकी हेल्प से वो पूरे घर में कहीं भी देख सकती थी और किसी भी दरवाजे को बंद कर सकती थी। अब वो घर के किसी भी हिस्से में लगे टीवी को रिप्लेस करके उस हिस्से की जानकारी रख सकती थी, यानी कि होस्ट का एक्सपेरिमेंट सफल रहा। लेकिन
कैसेंड्रा का ये नया रूप देखकर पीटर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कैसेंड्रा को रोबोट की बॉडी में रहते हुए अब कई दिन बीत गए थे, लेकिन इन कई दिनों में भी कैसेंड्रा किसी को भी अपने से दूर नहीं जाने देती। वो पीटर और होस्ट को ज्यादा से ज्यादा घर में रखती है, जिसके कारण वो दोनों ही परेशान होने लगे। तभी एक शाम होस्ट के पास ब्रिगेड का फोन आता है। ब्रिगेड उसे बताती है कि उसके पति को हमारे बच्चे के बारे में पता चल गया और इसी वजह से वो मेरे साथ रहना नहीं चाहता और उसने मुझे घर से भी निकाल दिया है। अब तुम्हें मुझे लेने के लिए आना ही होगा। ये बात सुनकर होस्ट परेशान हो जाता है और ब्रिगेड को घर में लाने का जुगाड़ सोचने लगता है, क्योंकि जब तक कैसेंड्रा घर में रहेगी वो ब्रिगेड को अपने घर में नहीं ला सकता। फिर वो कुछ काम का बहाना बनाकर बेसमेंट में जाने लगता है और बेसमेंट में जाते ही स्विच बोर्ड को ऑफ कर देता है ताकि कैसेंड्रा की सप्लाई बंद हो जाए। पीटर को उसका ये व्यवहार अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन अब वो बेचारा कर भी क्या सकता था। फिर होस्ट ब्रिगेड और अपने बेटे थॉमस को अपने ही घर में ले आता है और पीटर को बताता है कि आज से ये लोग हमारे ही साथ रहेंगे। फिर वो पीटर को अपनी सच्चाई भी बता देता है कि थॉमस मेरा और ब्रिगेड का बेटा है, यानी कि थॉमस पीटर का भाई है। ये बात जानकर पीटर चौंक जाता है, लेकिन वो अपने पिता के डर से कुछ भी नहीं कहता। फिर होस्ट थॉमस को पालने में लिटाकर ब्रिगेड से बात करने लगता है, लेकिन तभी वहां पर लगी स्क्रीन ऑन हो जाती है और कैसेंड्रा थॉमस को देखकर हंसने लगती है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि कैसेंड्रा ने विक्टर को कहकर उस पावर बटन का कनेक्शन हटवा दिया था, जिसकी वजह से पावर बटन का उस पर कोई भी असर नहीं पड़ता। फिर कैसेंड्रा अपना बदला लेने के लिए थॉमस को उठाकर सीढ़ियों पर फेंक देती है। फिर वो जाती है किचन में ब्रिगेड के पास और उसके मुंह को माइक्रोवेव में फंसाकर उसका मुंह जला देती है, लेकिन तभी पीटर को थॉमस बचा लेता है और ब्रिगेड को होस्ट। फिर जब होस्ट कैसेंड्रा को देखता है तो उसे समझ में आ जाता है कि अब कैसेंड्रा बहुत ही गुस्से में है और वो कुछ भी कर सकती है। अब कहानी 10 मिनट आगे जाती है। दोस्तों, इन 10 मिनटों में क्या हुआ ये हमें 6th एपिसोड में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल होस्ट पीटर, थॉमस और ब्रिगेड को गाड़ी में बिठाकर वहां से भागने लगता है। लेकिन पीटर उससे पूछता है कि आपने तो कैसेंड्रा से वादा किया था कि आप उनको भी अपने साथ लेकर चलेंगे। फिर होस्ट उसको डांटते हुए कहता है कि मैं उसे नहीं संभाल सकता, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। फिर वो अपनी गाड़ी भगा लेता है। इस बात पर पीटर बहुत ही नाराज हो जाता है और वो कैसेंड्रा के पास वापस जाने के लिए गाड़ी से कूदने की कोशिश करता है, लेकिन होस्ट उसको रोकने के चक्कर में गाड़ी का बैलेंस खो देता है, जिसके कारण गाड़ी पेड़ से जा टकराती है और मौके पर ही होस्ट की मृत्यु हो जाती है। लेकिन ब्रिगेड और थॉमस दोनों ही बच जाते हैं। तभी गाड़ी का पीछा करते करते कैसेंड्रा भी गाड़ी के पास आ जाती है और देखती है कि पीटर आखिरी सांस ले रहा है। फिर वो पीटर को बचाने के लिए उठाने लगती है, लेकिन तभी पीटर उसकी गोद में ही अपना दम तोड़ देता है। कुछ ही देर में कैसेंड्रा ने अपने पूरे परिवार को खो दिया था। इस बात से उसको गहरा सदमा पहुंचता है और तभी उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिसके बाद से ही वो बंद पड़ी हुई थी। तभी हम कैसेंड्रा के घर में एक छोटी लड़की को देखते हैं जो बार बार लाइट को ऑन ऑफ करके किसी को बुलाने की कोशिश कर रही थी। अब ये लड़की कौन है और उन 10 मिनटों में क्या हुआ ये हम लास्ट एपिसोड में देखेंगे। 6th एपिसोड की शुरुआत 1965 से होती है। ये वही समय था जब कैसेंड्रा को लीवर पेन हो रहे थे और उसकी डिलीवरी होने वाली थी। कैसेंड्रा ने अपनी होने वाली बच्ची को बाथरूम टब में जन्म दिया, जिस पर रेडिएशन का बहुत बुरा असर हो चुका था। रेडिएशन की वजह से उसके पूरे शरीर की खाल बहुत ही पतली हो गई थी, जिसकी वजह से उसके शरीर के अंदर की नसें उसके बॉडी के बाहर तक दिखाई दे रही थी और उसका मुंह भी रेडिएशन और गर्मी की वजह से कई जगह से जला हुआ था। होस्ट उस लड़की को मारना चाहता था, लेकिन कैसेंड्रा उसे ऐसा नहीं करने देती। लेकिन फिर होस्ट उसको समझाता है कि ये बच्ची कभी भी एक आम इंसान की तरह नहीं जी पाएगी, इसलिए बेहतर होगा कि हम इस बच्ची को मार दें। लेकिन कैसेंड्रा उसे मना लेती है और होस्ट को कहती है कि वो मेरी बेटी है, भले ही ये आम इंसानों की तरह ना जी पाए, लेकिन मैं इसे नहीं मारूंगी। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं इसको पालूंगी। फिर होस्ट भी इस बात के लिए मान जाता है, लेकिन वो कैसेंड्रा के सामने एक शर्त रखता है कि तुम कभी भी इस लड़की को घर से बाहर नहीं निकलने दोगी और लोगों को भी इसके बारे में पता नहीं चलने दोगी। फिर कैसेंड्रा उसकी ये शर्त मान लेती है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। तभी हम देखते हैं कि कैसेंड्रा किसी को भी घर से बाहर नहीं जाने दे रही थी। वो जूनो और फिन को भी घर में ही रखती है। वहीं दूसरी तरफ समायरा जब डेविड को फोन करती है तो उससे उसके और बच्चों के बारे में पूछती है। डेविड उसे कैसेंड्रा के डर से झूठ बताता है कि हम सब छुट्टियां मनाने के लिए पहाड़ों पर आए हैं। फिर समायरा उसको जूनो से बात करवाने के लिए कहती है, लेकिन उस समय कैसेंड्रा गरम लेकर डेविड के पास ही खड़ी थी, जो किसी भी समय पर उसकी ऐसी की तैसी कर सकती थी। उसी के डर से डेविड बहाना बनाकर फोन काट देता है। वहीं दूसरी तरफ फिन भी इस घर में रहकर थक गया था।
अब वो कैसेंड्रा से अपना पीछा छुड़वाना चाहता था। फिन जानता था कि कैसेंड्रा जूनो को अपनी बच्ची की तरह मानती है, इसलिए वो जूनो की हर बात को मानेगी। फिर फिन कैसेंड्रा के पास जाता है और बताता है कि क्रिसमस का दिन आने वाला है और जूनो हर साल क्रिसमस अपनी मॉम के साथ ही मनाती है। मॉम हर साल जूनो को ढेर सारे गिफ्ट देती है, सो प्लीज कम से कम मुझे क्रिसमस ट्री और गिफ्ट तो लाने दो। लेकिन कैसेंड्रा किसी को भी घर से बाहर नहीं जाने देती। फिर फिन अपना दिमाग लगाता है और कैसेंड्रा को कहता है, अगर तुम उसे ऐसे ही घर में बंद रखोगी और उसे क्रिसमस नहीं मनाने दोगी तो वो तुमसे नाराज हो जाएगी और फिर शायद वो कभी भी तुम्हें अपनी मां नहीं मानेगी। ये बात सुनकर कैसेंड्रा फिन की बात को मानने के लिए तैयार हो जाती है और डेविड को क्रिसमस ट्री और गिफ्ट लाने के लिए भेज देती है। जाने से पहले कैसेंड्रा डेविड को धमकी देते हुए कहती है, अगर 1 घंटे के अंदर तुम वापस नहीं आए तो मैं तुम्हारे बच्चों के साथ क्या कर सकती हूँ, ये तो तुमने कभी सोचा ही नहीं होगा। अब जूनो भी कैसेंड्रा से बचने के लिए अपने माँ के दिए हुए पर्सनल फोन से उसको बार बार फोन लगा रही थी, लेकिन समायरा का फोन स्विच ऑफ बता रहा था। तभी जूनो के पास कैसेंड्रा आती है और फिर जूनो जल्दी से मोबाइल फोन छुपा देती है और उसके सामने किताब पढ़ने का नाटक करने लगती है। फिर कैसेंड्रा भी उसके साथ खेलने के लिए उसके साथ बैठकर गाना गाने लगती है। दूसरी तरफ समायरा जूनो के बहुत सारे मिस कॉल और मैसेज को देखती है तो उसे जूनो की टेंशन होने लगती है। फिर वो जूनो के पास फोन करती है, लेकिन फोन पर वाइब्रेशन होने लगती है और जूनो डर जाती है क्योंकि उसे पता था कि अगर कैसेंड्रा को ये बात पता चली तो वो धमकी देकर समायरा को भी यहाँ पर बुला लेगी और फिर उसको मार डालेगी, इसलिए वाइब्रेशन की आवाज ना आ पाए जूनो कैसेंड्रा के साथ तेज आवाज में गाना गाने लगती है। तभी समायरा नर्स के पास जाकर उसे अपनी बेटी की बहुत सारी मिस कॉल दिखाती है और उसको इमरजेंसी कहकर घर जाने की परमिशन मांगती है। इतनी सारी मिस कॉल देखकर नर्स को भी लगने लगता है कि शायद समायरा के घर पर कोई सच में इमरजेंसी होगी, लेकिन फिर भी इस बात को कंफर्म करने के लिए वो उसको दोबारा जूनो के पास फोन करने के लिए कहती है। फिर जब समायरा दोबारा से जूनो को फोन लगाती है तो कैसेंड्रा जूनो को फोन के साथ पकड़ लेती है, इसलिए जूनो उसे कैसेंड्रा के बारे में कुछ भी नहीं बता पाती और झूठ बोल देती है कि घर में सब ठीक है, बस मुझे आपकी याद आ रही थी इसीलिए मैंने आपको फोन किया। अब ये बात सुनकर नर्स भी उसको घर पर जाने की परमिशन नहीं देती, लेकिन जूनो की डरी हुई आवाज से समायरा समझ जाती है कि उसके घर में कुछ न कुछ गड़बड़ तो हो रही है। अब क्रिसमस ईव चल रहा था, इसलिए कई सारे लोग सेंटा क्लॉज की ड्रेस पहनकर वहां एडमिट पेशेंट्स के लिए गिफ्ट लेकर आ रहे थे, लेकिन जब नर्स समायरा को बुलाने के लिए आती है तो समायरा आने से मना कर देती है क्योंकि उसको तो बस अपने परिवार की फिक्र हो रही थी और उसने फैसला कर लिया था कि वो किसी भी हाल में अपने परिवार को बचा कर रहेगी। और जब सब लोग क्रिसमस सेलिब्रेशन में बिजी हो जाते हैं तो वो अपने कपड़े पहनकर असाइलम में से भाग जाती है। दूसरी तरफ घर में सब लोग खाना खा रहे थे और कैसेंड्रा बस फालतू की बातें ही कर रही थी। तभी वहाँ डोरबेल बजती है क्योंकि वहाँ पर स्टीव आया था। फिर कैसेंड्रा फिन को पहले से ही वार्न कर देती है कि तुम स्टीव से जरूरत से ज्यादा बात नहीं करोगे और कोशिश करना कि उसको बाहर से भगा दो, क्योंकि अगर तुम उसको घर पर लेकर आए तो मैं जूनो के साथ कुछ भी कर सकती हूँ। फिर फिन जाकर गेट खोलता है। स्टीव बताता है कि आज मैं तुम्हारे साथ क्रिसमस मनाने के लिए आया हूँ, लेकिन फिन अपनी बहन के साथ साथ स्टीव को भी मुसीबत में नहीं डालना चाहता था, इसलिए वो उसको वहाँ से जाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ नर्स को भी पता चल चुका था कि समायरा असाइलम से भाग चुकी है, इसलिए नर्स डेविड को फोन करके इस बात की खबर दे देती है। ये बात जैसे ही कैसेंड्रा को पता चलती है तो वो अपना इरादा बना लेती है कि अब वो समायरा को जान से मार देगी ताकि डेविड, फिन और जूनो को उससे कोई भी अलग ना कर सके। लेकिन कैसेंड्रा जानती थी कि अगर वो समायरा को मारेगी तो फिन और जूनो कभी भी उसको नहीं अपनाएंगे, इसलिए कैसेंड्रा डेविड के पास जाती है और उसको कहती है कि तुम समायरा को मार डालो, अगर तुमने समायरा को नहीं मारा तो मैं तुम्हारे बच्चों को मार डालूंगी। पहले तो डेविड इस काम के लिए नहीं मानता, लेकिन फिर कैसेंड्रा जब उसकी कुटाई करती है तो वो मान जाता है। तभी जब रात होती है तो समायरा बालकोनी की खिड़की तोड़कर घर में घुस जाती है, लेकिन तभी डेविड लोहे की रॉड से उसके ऊपर हमला कर देता है और रोते हुए समायरा को कहता है, अगर मुझे अपने बच्चों को बचाना है तो मुझे तुम्हें मारना ही होगा। अब अपनी जान बचाने के लिए उन दोनों में हाथापाई होने लगती है। तभी समायरा पास में पड़ी तस्वीर को उठाकर डेविड के सिर में मार देती है और उसको अलमीरा में छुपा देती है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो अलमीरा के पीछे बने एक कमरे में लुढ़क जाती है जो कि वहाँ का हिडन रूम था। दरअसल ये रूम कैसेंड्रा ने अपनी बेटी को छुपाने के लिए बनवाया था। तभी कैसेंड्रा वहाँ आती है और समायरा को मारकर गिरा देती है। तभी समायरा को वहाँ पर 50 साल पुराना एक लड़की का कंकाल दिखता है। दोस्तों, ये कंकाल और किसी का नहीं बल्कि कैसेंड्रा की बेटी का था। पीटर की मौत के बाद कैसेंड्रा को शौक लग गया था।
जिसके कारण उसका सिस्टम बंद पड़ गया। फिर जब वो घर पर नहीं गई तो उसकी बेटी बल्ब जला बुझाकर बार बार उसे ही बुला रही थी, लेकिन उस बेचारी को क्या पता था कि अब कोई भी उसको बचाने के लिए नहीं आएगा। फिर भूख प्यास के कारण उसने भी तड़प तड़प के अपनी जान दे दी। अब ये सच पता चलने के बाद समायरा को भी गहरा सदमा पहुंचता है। फिर समायरा कैसेंड्रा से पूछती है आखिर उस बच्ची की क्या गलती थी जो उसे ऐसी मौत मिली, लेकिन कैसेंड्रा के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। अब कहानी पास्ट में जाती है और अब हम जानेंगे कि उन 10 मिनटों के दौरान क्या हुआ था। उस दिन कैसेंड्रा अपने पति और ब्रिगेड को मारना चाहती थी। कैसेंड्रा होस्ट को कहती है कि मैंने तुमसे इतना प्यार किया, लेकिन बदले में तुमने हमेशा मुझे धोखा दिया। फिर होस्ट उसको इमोशनल होकर कहता है कि अगर तुम सच में मुझसे प्यार करती हो तो मुझे और ब्रिगेड को जाने दो, बदले में मैं अपने दोनों बच्चों को पालूंगा, क्योंकि ये बात तो तुम भी जानती हो कि इस लोहे की बॉडी से तुम बच्चों को नहीं पाल पाओगी। फिर कैसेंड्रा भी उसकी बात मान जाती है, लेकिन जैसे ही वो मार्गरेट को लेने के लिए जाती है तो होस्ट उसे धोखा देकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन आगे जाते ही एक्सीडेंट के कारण उसके पति और बेटे की मौत हो जाती है, जिसकी वजह से कैसेंड्रा को शॉक पहुंचता है और उसका सिस्टम बंद पड़ जाता है। फिर उसकी बेटी भी वहीं पर फंसी रह जाती है। अब ये सब जानने के बाद समायरा कैसेंड्रा के दुख को समझने लगती है। फिर वो कैसेंड्रा से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज तुम मुझे जान से मत मारो और जूनो और फिन के बारे में भी सोचो, क्योंकि अगर तुम मुझे मार दोगी तो उन बच्चों से उनकी असली माँ दूर हो जाएगी। फिर वो लोग तुम्हें कभी भी अपनी माँ के रूप में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर कैसेंड्रा समायरा को छोड़ देती है। तभी फिन और जूनो वहाँ पर आ जाते हैं। वो दोनों समायरा से मिलकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब कैसेंड्रा को भी समझ में आ गया था कि भले ही उसके साथ गलत हुआ हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरों के परिवारों को भी अलग करेगी। फिर वो खुद को ही डिस्ट्रॉय करने के बारे में सोचती है और खुद ही खुद को हमेशा के लिए खत्म भी कर देती है। मरते टाइम वो सभी को वहाँ से बाहर जाने के लिए कहती है ताकि वो खुद और उसकी बुरी यादों का ये घर राख में बदल जाए। तभी लास्ट सीन में हम कैसेंड्रा को देखते हैं जो अपनी मौत के बाद अपनी बेटी से मिलती है और उससे माफी मांगती है, और इसी के साथ इस सीरीज का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे ऐसी ही और मजेदार सीरीज के साथ। टिल देन, बाय बाय।